आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके प्रवर्तनों से जो सारा गुजरात में एक हलचल मच गई है, तो इसमें आप कुछ खुलासा कर सकते हैं? किस संबंध में? कुछ एक एक बात अगर गांधी जी के बारे में बोलेंगे और किसी के व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, वो आपको बोला है ऐसे गैर समझूत हो गई है। आज तो हमने सुना तो उसमें कुछ गैर समझूत नहीं होती है। न आपने गांधी जी की निंदा की है, न क्राइस्ट की है, नहीं, मगर एक गैर समझूत हो गई है सारा गुजरात में। तो आपने गांधी जी की निंदा की, आपने नेहरू जी की निंदा की, तो इसमें आप कुछ खुलासा कर सकते हैं? क्या बात है? किसी व्यक्ति की निंदा करने का मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं, और व्यक्ति की निंदा का कोई प्रयोजन भी नहीं है। वाद की जरूर मेरे मन में बहुत निंदा है। वाद संप्रदाय, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, सब तरह के बाड़े टूटने चाहिए और मनुष्य का मन सोचने समझने के लिए मुक्त होना चाहिए। रूस में जाऊंगा तो मार्क्सवाद की विरोध करूंगा, हिंदुस्तान में गांधीवाद का विरोध करूंगा। गांधीवाद से भी विरोध नहीं, वाद से ही मेरा विरोध है। और अब तक दुनिया में जैसा भी हुआ है, चाहे क्रांतियां हुई हैं, सब क्रांतियां वाद आधारित थी, इसलिए सारी क्रांतियां असफल हो गई, कोई क्रांति सफल नहीं हो सकी। और प्रत्येक वाद मनुष्य के मन को मुक्त करने में सहयोगी नहीं हुआ, बांधने का कारण बना। और जरूरत इस बात की कि मनुष्य की समझ इतनी मुक्त हो, समझ विकसित होनी चाहिए, और इतनी विकसित होनी चाहिए कि हम प्रत्येक समस्या का सीधा साक्षात्कार कर सकें। तो गांधी का उपयोग मेरे लिए ये समझ में आता है कि वो देश को, गांधी को हम समझ के इस योग बने कि देश के सामने जो समस्या है उसका हम साक्षात कर सकें। लेकिन हमेशा ये होता है कि वाद से घिरा हुआ जो मन है वो समस्या का सीधा साक्षात्कार कभी भी नहीं करता है। उसका वाद ने उत्तर पहले दे रखा है। समस्या नई है, उत्तर पुराना है। वो उस पुराने उत्तर को ठोकने की कोशिश करता है समस्या के ऊपर। उससे समस्या तो हल नहीं होती और उलझती चली जाती है। प्रत्येक महापुरुष अपनी समस्या का साक्षात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन न तो वो समय रह जाता पीछे, न वो समस्या रह जाती। अनुयायी उस समस्या और समाधान को लेकर पीछे की परिस्थितियों में जो उपद्रव खड़ा करते हैं, उससे नुकसान पहुंचता। गांधी ने अपनी समझ, अपनी सूझ के अनुसार किन्हीं स्थितियों में कुछ प्रयोग किए, जैसे कि चरखे का प्रयोग था। गांधी की समझ के लिए जो भी उपयोगी मालूम पड़ा उन्होंने किया। शायद उस स्थितियों में कुछ और किया जाना कठिन भी था, लेकिन अब पीछे खादी और चरखा सिद्धांत की तरह हमारे पीछे पड़ गया, और अब आने वाले समय में हम उसका उपयोग आर्थिक सिद्धांत की तरह करना चाहेंगे तो हम नुकसान पहुंचाते हैं मुल्क को। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम वाद को पकड़ के चलते तो हम देश की हत्या कर लेंगे। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने कह दिया कि गांधी जी देश के हत्यारे। मैंने कहा कि अगर गांधी के बात को हम आगे भी मानते हैं तो देश की हत्या हो जाएगी। और ये सवाल गांधी के बात का नहीं, किसी भी बात को, वो अपनी समय की और परिस्थिति का उत्तर होता है। समय और परिस्थिति रोज बदल जाती है, और वाद कभी बदलता नहीं। वाद जिद करता है कि हम वही रहेंगे जैसे हम थे, और हर नई परिस्थिति में हर पुराना वाद उपद्रव का कारण होता है। इसलिए जिस देश को जितनी तीव्रता से विकसित होना हो, उसको वाद से उतना मुक्त होना चाहिए।
समझ विकसित होनी चाहिए और हम नई परिस्थिति का सामना कर सकें, उसके योग्य हमें बनना चाहिए। तो जैसे मेरा कहना है कि आने वाले भविष्य में भारत में टेक्नोलॉजी का जितना विकास हो उतना हितकर है, और अगर हम चरखा और खादी जैसी बातों पर अटकते हैं तो वो टेक्नोलॉजी के विरोध की बातें हैं, उनसे टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होती, टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचेगा। यानी संक्षिप्त में ये कि हर महापुरुष परिस्थिति का उत्तर होता है। परिस्थिति बदल जाती है, महापुरुष मर जाता है, लेकिन उत्तर पकड़ जाता है और फिर हम उत्तर को ठोकते चले जाते हैं, और अगर उत्तर का कोई विरोध करे तो हम समझते हैं कि उस महापुरुष का विरोध हो गया। ये इतनी ना समझी की बात है जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं। संबंध में जो भी पूछना, आज की जो देश की परिस्थिति है इसमें आप क्या मार्ग बतलाते हैं? जो आज की सारा देश में रुकावट हो गई है और न समस्या का उत्तर होता है, सब आदमी समस्या के हल में सर गूंज पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सोच सकता ही नहीं है। तो आप तो बताया कि मन को सोच के जो समस्या का हल करना चाहिए, एक तो रास्ता बताया और कुछ रास्ता है। असल बात जो है एक एक परिस्थिति का सवाल नहीं है, परिस्थिति को सामना करने की वृत्ति का सवाल है। वो मुल्क के पास नहीं है। मुल्क के पास समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन कैसा व्यक्तित्व इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है वो व्यक्तित्व नहीं है मुल्क के पास, और उस व्यक्तित्व को बनाने की न हम कोई चेष्टा कर रहे हैं और न ही हमने 3000 वर्षों में वो व्यक्तित्व बने इसके आधार रखे हैं, बल्कि वो व्यक्तित्व न बने इसकी हमने सारी कोशिश की है। और अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक परिस्थिति का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इससे वो जो आप कहते हैं उलझन पैदा हो गई है। यानी मामला ऐसा है जैसे एक बच्चे के सामने गणित के 50 प्रश्न रख दिए, वो इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करता और पूछता है इसको कैसे हल करूं, इसको हल कर लेता तो दूसरा उसके सामने रख देते हैं, वो उसके सामने सवाल उठता कैसे हल करूं। सवाल असल में एक सवाल हल करने का नहीं, सवाल गणित को हल करने की बुद्धि पैदा करने का है। तो एक एक पर्टिकुलर सवाल नहीं है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मुल्क के व्यक्तित्व में सवालों को हल करने की क्षमता का है। राजनीतिज्ञ को सवाल होता है एक एक सामने उसका कि आज ये भाषा का सवाल आ गया, इसको कैसे हल करें, कल प्रांत का सवाल आ गया, इसको कैसे हल करें, परसों ये सवाल आ गया। ये सवाल रोज आते रहेंगे, अगर आप हल भी कर लेंगे तो 25 दूसरे सवाल आ जाएंगे। असली सवाल यह है कि मुल्क के पास सवालों का साक्षात्कार करने की, हल करने की प्रतिभा नहीं है, और प्रतिभा को विकसित करने के जो उपाय हैं उनका हम कोई उपयोग नहीं कर रहे। अब जैसे मेरा कहना यह है कि प्रतिभा को विकसित करने का पहला तो उपाय यह है कि भारत के मन को सब तरह के अंधविश्वास से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास सोचने नहीं देता। वैज्ञानिक दृष्टि पैदा की जानी चाहिए। भारत के पास कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, तो किसी भी सवाल से हम जूझते हैं हमारी दृष्टि बिल्कुल अवैज्ञानिक होती। जैसे उदाहरण के लिए जिनकी वजह से विवाद सारे खड़े हो गए, जैसे मेरा कहना है कि भारत के सामने पिछले 50 वर्षों में सवाल था हिंदू मुसलमान का। हमने उस सवाल के साथ जो भी व्यवहार किया बिल्कुल अवैज्ञानिक था, उसके परिणाम में हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, और वो सवाल खत्म भी नहीं हुआ, वो सवाल अपनी जगह खड़ा है, वो सवाल अपनी जगह खड़ा है, और पूरा मुल्क बट गया, वो एक अलग बेवकूफी हो गई। और वो पूरा मुल्क बट के हमेशा के लिए सवाल खड़ा कर गया जो कि अब चलेगा, जिसका कि अंत नहीं सूझता अब क्या होगा। तो हमने उस सवाल के साथ जो भी किया वो अवैज्ञानिक था। जिससे मेरा कहना है कि, और यही सारी की सारी बातें लोगों को लगती हैं कि मैं गांधी जी के खिलाफ कह दिया, गांधी जी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमने 50 साल में क्या किया वो हमें सोचना पड़ेगा। मेरा कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात उठा के हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सवाल था भारतीय एकता का, सवाल हिंदू मुस्लिम एकता का था ही नहीं कभी। लेकिन जैसे हमने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वैसे हमने हिंदू मुसलमान को बहुत महत्व दे दिया, जो महत्व अतिशय हो गया।
और जितना हम ये कहते चले गए हिंदू मुस्लिम एकता, उतना मुसलमान को भी दिखाई पड़ने लगा कि मेरी एकता के बिना कुछ होता नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूं। हमने एक सिग्निफिकेंस दिया मुसलमान को और हिंदू को, और दोनों को हमने उपद्रव बना लिया। जरूरत इस बात की थी कि हम कहते भारतीय एकता, न हिंदू का सवाल है न मुसलमान का, और हम इस बात पे जोर देते कि जो आदमी हिंदू होने का दावा करता, मुसलमान होने का दावा करता, वो भारतीय एकता को तोड़ता है। तो हमने उल्टा किया, हमने कहा हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम है, और हमने जो जो प्रक्रिया की उसमें हमने हिंदू मुस्लिम को मिटाने की कोशिश नहीं की, हिंदू मुस्लिम को स्वीकार कर लिया, उनको स्वीकृति दे दी, फिर उनको स्वीकार करके मिलाने की कोशिश की। अब मेरा कहना यह कि स्वीकृति खतरनाक हो गई, ये महंगी पड़ गई, और गांधी जैसे भले आदमी भी इस भूल को नहीं पकड़ पाए और अपने को हिंदू कहते रहे निरंतर कि मैं हिंदू हूं। अगर गांधी ने भी हिम्मत कर ली होती ये कहने की कि मैं सिर्फ आदमी हूं और मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता, लेकिन वो नहीं हो सका। और जो हमने कोशिश की वो कोशिश तोड़ने वाली सिद्ध हुई, वो कोशिश बनाने वाली सिद्ध हुई। अब भी वही हाल है, अब भी हम वही सब कहे चले जाते हैं, और दूसरी समस्याएं खड़ी होती हैं तो उनके सामने भी हम वही पुराने हल मौजूद करते हैं। ये जो और कोई 2-3 हजार साल से भारत की कुछ दृष्टियां हैं जो उसको सवाल हल नहीं करने दी थी। जैसे भारत मानता है कि जो भी हो रहा है वो भाग्य से हो रहा है। अब जो कौम भी मानती है कि भाग्य से हो रहा है, वो परिस्थितियों का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाती है। वो कैसे समर्थ होगी? परिस्थिति सामने आ जाती है और वो भाग्य को मानने वाली कौम है। जब तक हिंदुस्तान के दिमाग से भाग्य की धारणा ही नहीं मिटती, तब तक पुरुषार्थ की संभावना पैदा नहीं होगी। यानी ये मेरा कहना, ये बेसिक सवाल है, ये कोई आज की राजनीति के सवाल नहीं है, कल की राजनीति के सवाल नहीं है। भारत की प्रतिभा को भाग्यवादी होने से बचाने की जरूरत है। लेकिन स्कूल में बच्चों को हम आज भी भाग्यवाद के खिलाफ कुछ भी नहीं समझा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि समस्याएं हल हो जाएं। अगर 20 साल आने वाली पीढ़ी को हम भाग्यवाद के खिलाफ समझा सकें और पुरुषार्थ के लिए तैयार कर सकें, और आने वाली पीढ़ी के दिमाग में ये बात बिठाई जा सके कि जो भी हो रहा है वो अन्यथा हो सकता है, बदला जा सकता है, वो हमारे हाथ में है, और कोई भगवान तय नहीं कर रहा है, कोई भाग्य तय नहीं कर रहा है, तो 20 साल के भीतर भारत की प्रतिभा में खूबी आ जाएगी कि वो समस्याओं को सामना कर सके। पश्चिम में समस्या खड़ी होती तो वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने समस्या खड़ी होती तो हम उसके कारण खोज लेते हैं और खत्म हो जाती। बाकी वो समस्या क्यों है, यानी वो कैसे बदलेगी ये सवाल नहीं है। अगर भारत गुलाम हो गया तो हम कहते हैं फूट थी इसलिए गुलाम हो गया। बस जैसे कि एक्सप्लेनेशन मिल गया, कारण मिल गया और बात खत्म हो गई। और 1000 साल तक हम गुलाम नहीं रहते कभी भी। वो हमारा भाग्यवादी दृष्टिकोण था जिसने हमको गुलाम रखा। फूट मूट का कारण नहीं है, मेरी अपनी समझ ये है, क्योंकि जितनी फूट हम में दुनिया की सब कौमों में, ऐसा कोई फूट हम में ही है ऐसा नहीं। वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक उतनी लड़ता है जितना हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, सारी दुनिया लड़ती है। फूट मूट हम में नहीं है कोई। हम में और उनमें एक ही फर्क है कि वो चीजों को बदलने का विश्वास रखते हैं कि हमारे हाथ में है, और हम मानते हैं कि चीजें हो रही, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और आज भी साधु सन्यासी समझाया चलाया जा रहा है, ये बातें समझा रहा है गांव-गांव में वो। अब मेरा कहना यह कि 50 साल के लिए हिंदुस्तान को साधु संतों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान मर जाएगा। मगर ये खतरे की बात है, ये झगड़े की बात है। मेरा कहना यह कि साधु जिसको सन्यास लेना है वो छोड़ कर चला जाए, जंगल में बैठे, जिसको जाना हो वो वहां जाए। लेकिन अब गांव में साधु सन्यासी को शिक्षा देने का उपाय बंद किया जाना चाहिए। जिसकी मर्जी हो सन्यास लेना हो वो जंगल में जाए, उनके पास बैठे सीखे, कोई मनाही नहीं। लेकिन अब भारत की जो पिटी पिटाई परंपरा है उसको यहां सिखाने के स्रोत बंद होने चाहिए, और नहीं तो वो फिर नई पीढ़ी को बिगाड़ जाते हैं। अब एक स्कूल का लड़का है, वो भी जाके जोशी को चारा न दे के हाथ दिखलाता है, तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं है। ये स्कूल का बच्चा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का है, MSc पढ़ता है, लेकिन परीक्षा के वक्त हनुमान जी पे जाकर नारियल चढ़ाता है। इससे भारत की प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी, इससे भारत की प्रतिभा को नुकसान पहुंच रहा है। और इसलिए मेरे सामने इमीडिएट सवाल नहीं है कि ये सवाल कैसे हल हो। मेरे सामने सवाल ये है कि हमारा माइंड किसी भी सवाल को हल क्यों नहीं कर पाता है।
और फिर वो हम उसमें उलझ जाते हैं, हल होता नहीं है, सवाल खड़ा रहता है, हम उलझते चले जाते हैं। और ये जो एक साइंटिफिक आउटलुक कैसे पैदा हो, सारे मुल्क के विचारशील लोगों को इस दिशा में लग जाना चाहिए कि साइंटिफिक आउटलुक कैसे पैदा हो। अब अभी मैं कलकत्ते में था, एक मित्र डॉक्टर के घर ठहरा, निकलने लगा। डॉक्टर FRC ऐसे पढ़ा लिखा आदमी है, यूरोप से लौटा हुआ है। उसके लड़की को छींक आ गई और उसने मुझे कहा कि 2 मिनट रुक जाइए। तो मैंने उसको कहा कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें समझना चाहिए कि छींक क्यों आती है, तुम भी नहीं समझते। उसने कहा वो मैं सब में समझता हूं, लेकिन हर्जा क्या है, 2 मिनट रुक गए तो हर्ज क्या है। अब ये जो माइंड है, ये मुल्क की समस्याएं हल नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा। क्योंकि समस्या के लिए एक संघर्ष करने वाला मन चाहिए, जो चीजों को बदलने की सोचे, तोड़ने की सोचे, नया करने की सोचे, वो हमारे पास नहीं है। मुंबई में आपने बताया था कि एक विचार की प्रक्रिया शुरू होने की जरूरत है और उसके लिए समाज को एक शौक दिया है। इसी गांधी और सेक्स के विचारों का अनुसंधान में आपने और बाद में जो हलचल मची थी, इसके पश्चात आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ? जब आप जिन दिनों के इंतजार कर रहे थे वो अभी तक नहीं आए। ये तो ठीक कहते हैं ना, समाज तो तैयार है ही नहीं। यानी मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है जो हलचल मची उससे, वो तो मैं जानता था कि वो मचेगी। आश्चर्य मुझे इससे नहीं हुआ कि हलचल मची, आश्चर्य मुझे इससे हुआ कि जो लोग मेरे पक्ष में हैं उनकी हिम्मत मुझे बिल्कुल नहीं मालूम पड़ी। मेरे विपक्ष में जिन्होंने कहा उन्होंने तो हिम्मत से कहा, उन्होंने हलचल भी मचाई। लेकिन जो मेरे पक्ष में, वो प्राइवेट में तो मुझसे कहते हैं कि हम आपके पक्ष में हैं, मुझे पत्र लिखते हैं, लेकिन खुले में वो कहने की तैयारी में नहीं। आश्चर्य मुझे इससे नहीं हुआ कि हलचल मचे, मैं तो चाहता हूं कि हलचल मच जाए, उसमें क्या हर्जा होने वाला है। मुझे 10-25 गाली पड़ती, इससे क्या बनता बिगड़ता है। इस मुल्क में कुछ लोगों को गाली खाने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो हलचल होगी ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्चर्य मुझे इससे हुआ कि जिन लोगों से हम आशा कर सकते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी हिम्मत करके बाहर पक्ष में खड़े हो सकते हैं, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ी। वो जो प्रतिक्रियावादी वर्ग था वो तो शोरगुल मचाएगा जोर से, इसमें कोई शक शुबा नहीं, वो तो मचाना चाहिए उसको, ना मचाता तो आश्चर्य होता। वो तो बिल्कुल ही ठीक हुआ, उसमें तो कुछ अड़चन नहीं हुई। और वो चीजों को तोड़ मड़ोड़ के भी मचाएगा, क्योंकि उसके सिवा मचा नहीं सकता। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं सीधे सीधे उसका विरोध नहीं किया जा सकता। उसका तो उपाय एक ही है कि प्रसंग के बाहर मेरी बातों को निकाल के और उनको नए अर्थ दे के उसका विरोध किया जाए। वो भी मेरी समझ में आता है कि हमेशा का रास्ता हुआ है, उससे कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी मुझे इससे हुई कि ये जो विरोध में इतना शोरगुल मचा है, इसके विरोध में जो एक इंटेलेक्चुअल सोच विचारशील लोगों का मुझे साथ मिलना चाहिए, वो हिम्मत से पब्लिक में साथ देने को तैयार नहीं। उससे मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई है कि नहीं। इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न तो मुझे किसी की पूजा चाहिए, न कोई संप्रदाय बनाना है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न मेरा कोई स्वार्थ है जो कि नुकसान होगा या फायदा होगा, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कितने लोग मुझे गाली देते हो, कितने लोग स्वीकार करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक ही मुझे फर्क का मालूम पड़ता है कि विचार की प्रक्रिया अगर पैदा हो तो वो हमेशा शौक से पैदा होती और कभी पैदा नहीं होती। आप तब से इंतजार कर रहे थे, तब वो समय आया। बातों को आप पहले कह सकते 2 साल मेरा जो है ना कुल जमा, मैं समय का इंतजार नहीं कर रहा। 2 साल में क्या फर्क पड़ने वाला, 20 साल में इस मुल्क में फर्क नहीं, इस मुल्क में 2000 साल में फर्क नहीं पड़ता, तो 2 साल में क्या फर्क पड़ना है। यानी हमारी चिंतन की प्रक्रिया तो इतनी अवरुद्ध हो गई कि 2000 साल में भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही चलता है। वो सवाल नहीं था, मैं तो केवल प्रतीक्षा कर रहा था इसका कि मुझे सुनने वाला वर्ग तो हो जिससे मैं कह सकूं, तो मैं एक दफा घूम लूं, लोग मुझे सुन लें। आखिर नहीं तो इतना शोरगुल भी नहीं मच सकता था, इतना शोरगुल मचा वो भी इसलिए मच सका कि मुझे सुनने वाला एक वर्ग पैदा हुआ है, और स्वार्थी तत्व को घबराहट पैदा हुई कि मुझे सुनने वाला वर्ग मुझे सुनेगा तो खतरा है। सुनने वाला वर्ग ही ना हो तो मेरी बात को कहने की क्या जरूरत है। मैं कह भी दूं तो कौन उसे सुनने की फिक्र करता। जो मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में हजारों लोग कहते हैं, आप में से कई लोग कहते होंगे। वो शोरगुल नहीं मचता है। शोरगुल मचने का कारण तब होता है जबकि मुझसे कोई खतरा पैदा हो, नहीं तो नहीं होता।
शोरगुल मचता है वो एक लिहाज से अच्छा लक्षण है, उसको मैंने अच्छा लक्षण माना। मैंने समझा कि वो मुझे खतरनाक मानते हैं, ये अच्छा है। यानी वो इतना मानते हैं कि मेरी लोगों तक कोई पहुंच हो सकती है, लोग मेरी बात सुन सकते हैं, और उनको डर पैदा हुआ कि मेरी बात न पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा हुआ है, ये एक शुभ लक्षण है। अब सवाल ये कि इसका कैसा उपयोग किया जा सके। अब मैं देख के हैरान हुआ, बंबई के पत्रकार जिन्होंने इंटरव्यू लिया मुझसे, वो एक एक मुझसे कह के गए कि आपकी बात हमें बहुत पसंद है। पीछे भी हमसे कहे कि हमें बहुत दुख है कि जो निकला वो हम नहीं चाहते थे। आप ये बड़े मजे की बात है, ये बड़े मजे की बात है, तो बड़ी कठिन बात हो गई ना, फिर तो बड़ी कठिन बात हो गई। चंद्रकांत बोहरा मुझे कह के गए पीछे कि हमें बहुत दुख है कि हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ। अब ये जो है ना, लेकिन ये अच्छा है, एक लिहाज से अच्छा है। इसमें मुझे कोई दुख का कारण नहीं दिखाई पड़ता। मैं तो चाहते ही हूं कि वो जो हलचल मची वो बंद ना हो जाए, उसको जारी रखिए। कोई फिक्र नहीं कि मेरे विरोध में भी चले तो कोई हर्जा नहीं है, वो जारी रहे तो मैं निपटारा कर लूंगा। वो तो आखिर अगर कोई पत्र मेरे संबंध में गलत भी लिख के प्रचार करे तो कितनी देर चल सकता है। आखिर जनता को जाकर मैं सीधी भी तो बात कर लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो मेरे खिलाफ अभी एक किताब लिखी किसी ने सूरत से, तो उनको मैं चिट्ठी लिखा, वो मुझे जवाब भी नहीं दिया। उनको मैं चिट्ठी लिखा कि बहुत मैं धन्यवाद करता हूं तुम्हारा, इसको गांव गांव पहुंचाओ ताकि जगह जगह लोग प्रश्न पूछने लगेंगे तो मैं उत्तर दे सकूं। वो पूछे तो मुझसे, वो जिस संबंध में भी पूछना चाहे तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं। तो वो जो हलचल चली है उसको जारी रखिए। और ये मैं चाहता हूं कि शौक जोर से लगे। वो सिर्फ गुजरात में हुआ, मैं चाहता हूं पूरे मुल्क में हो। वो अभी सिर्फ गुजरात में हुआ, मैं चाहता हूं पूरे मुल्क में होना चाहिए। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस शौक लगने में मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊं तो भी हर्जा नहीं है। अगर इतना भी काम हो जाए कि लोग सोचने लगे कुछ मुद्दों पर, तो भी काम पूरा हो जाता है। कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि लोग सोचने लगे। वो मैं जो चाहता हूं वो सोचें, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो सोचें तो भी काफी। क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है कि एक बार आदमी सोचना शुरू कर दे तो गलत चीज के साथ बहुत देर तक राजी नहीं रह सकता है, उसमें टूट शुरू हो जाएगी। और ये आप ख्याल कर लें कि हिंदुस्तान में शाख देने की व्यवस्था ही नहीं है। यहां प्रशंसा का इतनी लंबी परंपरा है हमारी कि वो शिष्टाचार का हिस्सा हो गया है कि अगर मुझे कोई बोलता है कि गांधी जी के संबंध में बोलो तो इस शिष्टाचार का हिस्सा है कि मैं उनकी प्रशंसा करूं। अगर मेरे संबंध में आपको बोलने के लिए लाया जाए तो आप शिष्टाचार मान के मेरी प्रशंसा करेंगे। ये बड़ी झूठ बात हो गई है, इससे चिंतन पैदा नहीं होता। तो मैं तो चाहता हूं कि कुछ लोग शौक दें, कुछ लोग चीजों को तोड़ें, कुछ जो बहुत दिन से कहा चला जा रहा है उसके खिलाफ कुछ कहें। ये भी हो सकता है कि शौक देने में उनको थोड़ी अतिशयोक्ति भी करनी पड़े, ये भी हो सकता है। मैं उसके लिए भी राजी हूं। एक दफा शौक लगे, चिंतन शुरू हो तो अतिशयोक्ति तो मिट जाएगी, उसमें कितनी देर लगती है, वो तो डायलॉग पैदा हो जाएगा, मिट जाएगी। लेकिन ये जो रटी रटाई परंपरा चल रही है प्रशंसा करने की, ये बहुत खतरनाक और महंगी पड़ गई, बहुत महंगी पड़ गई है। सूरत वाले क्या पुस्तिका निकाली है, क्या आप नहीं देखे? मैं रजनीश क्या मार्गे साहित्य संगम हमारे हाथ में पुस्तिका नहीं आई। रजनीश क्या मार्गे टाइटल इज जस्ट रजनीश क्या मार्गे साहित्य संगम। अच्छा, एक दूसरी बात आपको पूछना हूँ, तो जो अहमदाबाद का छापा में कुछ आपके विरोध में कुछ बताया था, वो उसका आपको क्या बोलने का थोड़ा सा? अब मजा ये है कि आखिरी उपाय वही रह जाता है। मैं जो कह रहा हूं, अगर उसका कोई उत्तर देने का उपाय न रह जाए, जो मैं कह रहा हूं उसको खंडन करने का कोई मार्ग ना हो, या सीधा मुझसे बात करने का कोई उपाय न रह जाए, तो फिर एक ही उपाय रह जाता है कि मेरे चरित्र को कुछ कहना शुरू किया जाए। और मेरे चरित्र को बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मैं चरित्र के मामले में बंधा हुआ आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी मामले में बंधा हुआ आदमी नहीं हूं। तो वहां जो घटना हुई, मनु भाई को मैं वहीं कहा था कि ये घटना हो गई तो मैं इसका कल सुबह पब्लिक मीटिंग में बात कर लूं। आप भी यहां मौजूद हैं, वो बहन भी यहां मौजूद है, वे सारे लोग भी मौजूद हैं जिनके सामने घटना हुई। तो अभी ये बात करना बहुत साफ होगा। पीछे 2 महीने 4 महीने बाद आप बात शुरू करेंगे, ये मैं जानता हूं। फिर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सारे लोग नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, वो बहन नहीं होगी। घटना कुल इतनी हुई कि पंजाब बनारस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर
और वो कोई जैसा उन्होंने लिखा है कि जवान स्त्री जवान, वहां नहीं, वो कोई 45 साल की 25 साल का तो उसका जवान लड़का है। 45 साल की महिला और कोई साधारण शिक्षित नहीं, हिस्ट्री की प्रोफेसर बनारस यूनिवर्सिटी में, वो मेरे साथ आई हुई थी। जैसे हिम्मत भाई मेरे साथ आए हुए हैं, तो वो मेरे साथ आई हुई थी, तो वो मेरे साथ रुकी। एक दिन कोई बात नहीं हुई, वो मेरे साथ रुकी थी, जहां मैं रुका हुआ था वहां उसे रुका हुआ था। एक दिन कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें गांधी जी के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए, मैं उत्तर दिया। तो वो जो संस्था है वो तो गांधीवादियों की संस्था है। लाला लाजपत राय भवन में मैं रुका था और वो सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, जिसके मनु भाई भी सदस्य हैं, और वो सारे लोग थे। वो सारे लोग जिन्होंने आयोजन किया था, क्योंकि मुझे तो कठिनाई पड़ गई, मेरे सारे आयोजक 90% तो गांधीवादी थे सारे मुल्क में, क्योंकि आजकल आयोजक भी वो हैं, नेता भी वो हैं, सब कुछ वो हैं, जो भी करना है वही करते हैं। तो मुझे तो तकलीफ, तो वो आयोजक दिल्ली की मीटिंग के सारे गांधीवादी थे, मनु भाई भी एक आयोजक थे उसमें। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सारी बातें कहा, उससे उनको बेचैनी हुई। उस रात, अब मुझे पता नहीं उन्होंने सबने सोच के क्या निकाला, दूसरे दिन शाम को मैं मीटिंग से लौटा तो उन्होंने उस स्त्री का सामान और बिस्तर सब बाहर निकाल दिया। वो खड़ी दरवाजे पर रो रही। मैं आया तो मैं हैरान हुआ, और 10-25 लोग मेरे साथ आए थे, वो सब पूछे क्या हुआ। तो उस स्त्री ने कहा कि कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, आपके पैर छूने के लिए मैं रुकी हूं, मैं पैर छू लूं और मैं जाऊं, मैं जा रही हूं। तो मैंने कहा अभी तेरे जाने की कोई बात नहीं थी, 2 दिन और रुकने का था, हुआ क्या है। तो उसने कुछ कहना पसंद नहीं किया, क्योंकि एक भद्र और शिष्ट महिला, उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है, अब इस बात को खत्म कर देना है। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं मालूम पड़ा कि वो बिना ही कुछ पता चले वो चली जाए। तो मैंने पूछने की कोशिश की, तो उसने मुझे अंततः बताया कि मेरा सामान बाहर निकाल दिया है और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, और मुझसे कहा कि आप हमारी संस्था से बिना पूछे उनके साथ कैसे रुकी। तो ये तो पहले दिन जब वो मेरे साथ आई थी तब बात उठानी थी तो, और अगर कुछ भी कहना था तो मुझसे कहना था, क्योंकि मैं उनका मेहमान था, वो मेरे साथ थी। तो आप उनके साथ क्यों रुकी यहां, और ये अनुचित है उनके साथ यहां रुकना, और इसलिए हम आपको दूसरे कमरे में ले जाते हैं, यहां से आपको ले जाएंगे। तो उसका जबरदस्ती सामान निकाला तो वो हैरान हो गई, और वो एक भद्र महिला को अजीब सा मालूम पड़ा। मैंने कहा भी आके कि ये तो मुझे कहना था आके, और ये भी 1.5 दिन बाद आप कह रहे हैं, जैसा अभी 2 महीने बाद वक्तव्य दिया, ऐसा 1.5 दिन बाद वो काम किया। फिर भी मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश किया कि अभी फिलहाल, लेकिन वो महिला भी जिद पकड़ गई कि मेरा अपमान हुआ है, मैं रुकूंगी तो यहीं रुकूंगी, मैं दूसरे मकान में जाने में राजी नहीं हूं, क्योंकि मैंने न कोई पाप किया है और न कोई बुराई की है। क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए कि मेरा सामान बाहर निकाला। वो ये जिद पकड़ गई, और ये सारे लोग ये जिद पकड़ गए कि इसको इस कमरे में रुकने नहीं देंगे। मेरी समझ के बाहर हो गया। मैंने कहा कि इसमें कुछ भी निपटारा होना चाहिए, और मैंने इनसे कहा कि इसमें मनु भाई भूल मैं आपकी समझता हूं, क्योंकि ये बात मुझसे कहनी थी, पहली बात 1.5 दिन पहले कहनी थी, और अभी भी कहनी थी तो मुझसे कहनी थी आके, तो इसको कोई भी रास्ता हो सकता था, उससे सीधा आपको बात नहीं करनी थी, और ये अशोभन बात हुई है। और इसलिए मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके पक्ष में हूं कि वो ठीक कह रही है, उसको जिद करनी चाहिए। और मैंने कहा कि उसको आज रात रुकने दें, कल सुबह मैं उसको कहूंगा कि तू दूसरे कमरे में चली जा। वो मेरी समझ की बात होगी, लेकिन अब ये गड़बड़ करें। पर ये सारे लोग जिद पकड़ लिए, वो पूरा का पूरा जैसे कॉन्स्पिरेसी हो, जिद पकड़ लिए कि नहीं, उसको हम यहां रुकने नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा फिर इसका एक ही रास्ता है कि मैं भी आपकी संस्था छोड़ के चला जाऊं, और मैं प्रोटेस्ट में आपकी संस्था छोड़ के जाता हूं, क्योंकि ये अभद्र व्यवहार आपने किया। रह गई मेरी बात, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई कठिनाई नहीं, मेरे कमरे में कौन आके रुक जाए। मैंने कहा आप भी आके रुक जाएं, बहुत तकलीफ हो कि ये महिला यहां सो रही है, तो रात में आपको उसकी बहुत चिंता हो, तो आप भी इसी कमरे में आकर रुक जाएं। ये मेरी समझ में आता है कि और 2 जन भी इसी कमरे में आकर रुक जाएं, ताकि आपको चिंता न रहे, परेशानी न रहे। फिर मैंने कहा कि दूसरे दिन कल सुबह मैं पब्लिक मीटिंग में इसकी बात कर लूंगा, ताकि ये बात जाहिर हो जाए, क्योंकि बात तो चलेगी, क्योंकि चलने के लिए आयोजन किया गया ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। तो मुझे रोका कि नहीं, इसकी बात मत करिए, संस्था का अपमान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, माफ करिए, जो हो गया वो हो गया। दूसरे दिन जो सब्जेक्ट था वो था सेक्स एंड लाइफ, तो
तो उस सब्जेक्ट को बदल दिया, कहा कि सब्जेक्ट को भी बदल दिया, क्योंकि वो डर हुआ कहीं मैं इसके सिलसिले में वो बात न करूं, उसको भी बदल दीजिए, धर्म पर ही बोलिए। ये सारा हुआ। तीसरे दिन सांझ को चलते वक्त ये सारे लोग मुझसे क्षमा मांगने आए थे कि माफ करिए, वो जो हो गया गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कि उसकी मुझे चिंता नहीं, जो हो गया। अब पीछे इसकी क्या चर्चा चलाइएगा वो थोड़ा सोचने का है, क्योंकि चर्चा तो ये चलेगी, ये तो रुकने वाली नहीं है। और आपने मुझे चलाने नहीं दी, मैं चला देता तो वो अच्छा होता। 2 महीने वो चुप रहे। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वो सारी बात कहते हैं। और पीछे जो हिस्सा उन्होंने जोड़ दिया वो भी मैं नहीं सोचता था कि मनु भाई को वैसी शिष्टता करनी चाहिए। मुझसे तीसरे दिन सांझ को बैठक में ये बात हुई कि अगर कोई स्त्री आपका आलिंगन करे तो आपको ऐतराज है। मैंने कहा कि मुझे कोई स्त्री, भूत प्रेत कोई भी आके आलिंगन करे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं किसी का आलिंगन करने नहीं जाता हूं, मेरा कोई आलिंगन करे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, वो नारगल में हुआ ना। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या मानते हैं कि आलिंगन सेक्सुअल नहीं है? मैंने कहा आलिंगन सेक्सुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये करने वालों पर निर्भर है। एक माँ अपने बेटे का आलिंगन कर सकती है, एक बहन अपने भाई का कर सकती है, एक पत्नी अपने पति का कर सकती है। ये तो इस पर निर्भर है कि करने वाले क्या कर रहे हैं। वो सेक्सुअल हो भी सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कैसा है, ये करने वालों पर निर्भर है। और मैंने कहा कि तीसरा आदमी कभी तय नहीं कर सकता कि 2 करने वालों का आलिंगन कामुक था कि नहीं था। और मैंने कहा तीसरा आदमी अगर तय करने जाता तो वो तो सेक्सुअल है, ये पक्का है, उसको तो नहीं कम से कम तय करने जाना चाहिए। यानी अगर मनु भाई से कोई आलिंगन कर रहा है तो मैं कैसे तय करूं कि वो आलिंगन सेक्सुअल है कि नहीं, और मैं करूं भी क्यों? और अगर मैं करता हूं तो मैं सेक्सुअल हूं, इतना तो पक्का हो जाता है, और उनका आलिंगन हो या ना हो ये मुझे कुछ पता नहीं। तो वो सारा का सारा उसके पीछे जोड़ दिया कि मैं आलिंगन को, चुंबन को कामुक नहीं मानता हूं। बच्चों जैसी बात है, लेकिन कोई बहुत समझदारी की बात है। हाँ, समझदारी की बात नहीं मालूम पड़ी मुझे थोड़ी कि कोई बहुत समझदारी की बात। और फिर मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि पब्लिक में सारी बातें करने को हमेशा राजी है, उसके लिए फिर ऐसा 2 महीने छिपा के फिर अहमदाबाद में जहां मैं मौजूद नहीं हूं वहां वक्तव्य देना। लेकिन चलेगा, ये सब चलेगा, ये चलेगा। रिफ्यूट क्या, मैं बात तो ठीक ही है, वो बात तो ठीक जो मैंने कहा ना। रिफ्यूट क्या करता हूं? रिफ्यूट का क्या मतलब? घटना तो बिल्कुल ठीक है कि वो महिला मेरे साथ रुकी थी, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैंने कहा कि उसको रुकना चाहिए, इसमें भी झूठ बात नहीं है। उसके प्रोटेस्ट में मैं महिला को लेकर दूसरे घर में चला गया, वो भी बात सच है, इसमें कुछ बात झूठ नहीं है। इंटरप्रिटेशन को रिफ्यूट करता हूं, बात झूठ नहीं है, बात तो बिल्कुल ही सच है, बात तो बिल्कुल ही सच है। लेकिन व्याख्या उसकी जो है वो जैसे कि नारगोल के चित्र को छाप दिया है। अब वो तो 1000 लोगों के सामने वो महिला आके मेरे से गले मिल गई, उसका फोटो निकाल लिया, फिर उस फोटो को छाप दिया। सैकड़ों लोगों का मन हो सकता है गले मिलने का, और मैं नहीं मानता कि गले मिलने में कोई पाप हो गया। और लेकिन हमारा जो दिमाग है, सोचने का जो ढंग है, वो तो ठीक है। वो जिस ढंग से सोचते हैं वो हमको ख्याल में आ गई बात कि ये बहुत पाप हो गया, बहुत गलत हो गया। और मैं तो चूंकि सेक्स के संबंध में भी मेरी दृष्टि बहुत और तरह की है, और जो सप्रेसिव माइंड है उसके मैं बिल्कुल विरोध में हूं। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि आदमी और स्त्री के बीच इतना फासला हो जितना फासला हमने बना के रखा है, क्योंकि मेरा मानना है ये फासला आदमी को कामुक बनाने का कारण बनता है। स्त्री और पुरुष जितने नजदीक होंगे, जितने निकट होंगे, हाँ ना, पूछ ले। स्त्री और पुरुष के बीच जितना फासला कम हो, और स्त्री पुरुष होने के लिए जितने कम कॉन्शियस रह जाएं, बच्चे और बच्चियां इस तरह पाले जाएं कि उन्हें पता ही ना चले कि वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, इतने निकट खेलें और कूदें, साथ तैरें और दौड़ें कि उनके बीच में एक दीवार खड़ी ना हो जाए, उतना ही अच्छा और कम सेक्सुअल समाज हम निर्मित कर सकेंगे।
जितना फासला होगा, जितनी दीवार होगी, जितनी हम दूरी को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उतना सेक्सुअलिटी समाज में पैदा होगी। तो मैं तो ये जो हमारा समाज, मेरी दृष्टि में पश्चिम से भी ज्यादा सेक्सुअल भारत का समाज है। हालांकि पश्चिम में हमें दिखाई पड़ता है कि लोग साथ नाच रहे हैं और नंगे घूम रहे हैं और तालाबों पर तैर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कामुक हमारी दृष्टि है। हम ऊपर से तो दूर दूर दिखाई पड़ते हैं और चित्त भीतर से निरंतर यही सोचता है। अब मेरा यही, मैं मनु भाई को और उन मित्रों को वहां कहा था कि मैं वहां सोया हूं उस कमरे में, चिंता मुझे होनी चाहिए या चिंता उस महिला को होना चाहिए, लेकिन मनु भाई अपने कमरे में सो रहे हैं और रात भर नहीं सो पाए और चिंतित हैं, तो बड़ी तकलीफ थी। भाई तुम यहीं आ जाओ, तुम भी यहीं सो जाओ, ये भी समझ में आता है, लेकिन तुम अपने कमरे में क्यों परेशान हो? और 2 महीने तक परेशान रहो और 2 महीने तक तुम्हें नींद ना आए और चलता रहे दिमाग में, तो ये सेक्सुअल माइंड का लक्षण हुआ। ये कोई बहुत स्वस्थ, ये कोई अच्छे चित्त का लक्षण है। तो हम आपको अपने से तो पश्चिम का समाज अच्छा है, इतना एकदम नहीं कह देता हूं, क्योंकि पूरा समाज की बाबत नहीं कह रहा हूं, यानी इतना हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता हूं कि हमसे अच्छा है या बुरा है। कुछ मामलों में हमसे अच्छा है, कुछ मामलों में हमसे बहुत बुरा है। हाँ, हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। यानी जो मैं कह रहा हूं हमसे अच्छा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि हमसे अच्छा जो है वो सिर्फ इसी कारण है कि सप्रेशन उठ गया है, लेकिन सप्रेशन इतना पुराना था कि इतनी तेजी से उठ गया है कि दूसरी अति पर डोलने की स्थिति पैदा हो गई। वैसे जैसे एक आदमी 20 दिन उपवास कर ले और फिर एकदम से उसको भोजनालय में छोड़ दिया जाए लाके, तो वो एकदम से पागल की तरह खाने लगे और बीमार पड़ जाए। फिर भी मैं कहूंगा कि भूखे मरने की बजाय ज्यादा खा के मर जाना अच्छा है। फिर भी मैं ये कहूंगा, भूखे मरने की बजाय ज्यादा खा के मर जाना अच्छा, ये मैं कहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा खाने वाले की तारीफ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि खाना सम्यक होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत दिन तक समाज को भूखा रखा जाए तो लोग ज्यादा खा के मरने की हालत में पैदा हो जाते हैं। हिंदुस्तान का समाज उतना सप्रेसिव नहीं था जितना ईसाइयत सप्रेसिव रही पश्चिम में, और उस सप्रेशन की वजह से जब सप्रेशन टूटा तो लोग पागल की तरह सेक्स की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वो सम्यक हो जाएगा, कितनी देर तक दौड़ेंगे? वो एक आने वाले 20-25 वर्षों में पश्चिम की हालत सम हो जाएगी, लेकिन हमारी हालत सम कभी नहीं हो सकती। वो हमारा रिप्रेशन जारी है, जारी है, हम सिखाए चले जा रहे हैं वही। हमारा बूढ़ा आदमी भी सेक्स से मुक्त नहीं हो पाता, वो 80 साल का भी हो जाए तो भी मुक्त नहीं हो पाता। उसका माइंड वही काम करता रहता है, वो जिंदगी भर का दबाया हुआ हिस्सा पीछा करता है। तो मेरी दृष्टि यह है कि चित्त की जो सरलता और सहजता है उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, उसको ऊंचाई की तरफ रूपांतरण करने की चेष्टा होनी चाहिए, लेकिन दमन के मैं पक्ष में नहीं हूं। और उसी को लेके भी काफी, आपके गुजरात में उसको लेके भी काफी चला है कि मैंने कहा कि बच्चे और बच्चियों को बहुत देर तक, जहां तक हमसे बन सके, उन पर वस्त्र पहनने का आग्रह नहीं लगाना चाहिए। मेरा कहना यह कि जब छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे तो घर में हो, तब तक तो हमें बिल्कुल आग्रह नहीं लगाना चाहिए कि वो नंगे घर में घूम सके, खेल सके। 13-14 साल के भी बच्चे हो जाएं और अगर घर के बाथरूम में वो नंगे नहाना चाहें तो उनको नहाने देना चाहिए। अगर 13-14 साल तक के बच्चे, लड़के और लड़कियां एक दूसरे के शरीर से परिचित हों तो शरीर के प्रति जो जुगुप्सा पैदा होती है बाद में वो विलीन हो जाएगी। नहीं तो आज बहुत जुगुप्सा है, बहुत बहुत तीव्र इच्छा है एक दूसरे को देखने की। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी स्त्री को देखेगा तो उसकी आंखें उसके कपड़ों में घुस जाएंगी। वो उसकी बचपन से अटकी रह गई इंक्वायरी, वो पकड़ी है उसके दिमाग में, वो उसको खाया जा रही। आदिवासी के पास जाकर देखें तो उसको कोई फिक्र नहीं। यानी ये हालत थी कि मेरे एक मित्र कोई 30 वर्ष तक आदिवासियों के बीच रहे। उन्होंने कहा जब शुरू में मैं गया तो आप आदिवासी स्त्री के स्तन पे हाथ रख के पूछो कोई ये क्या है, तो वो कहेगी बच्चे को दूध पिलाते हैं। बस वो इतना कहेगी, वो एक इंक्वायरी की बात है। हमें पूछेगी ये क्या, तो वो कहेगी कि हम इस बच्चे को दूध पिलाते थन। अब ये स्वस्थता है, लेकिन ये हमारे मन में कैसे हो सकती है? हमारी कल्पना के बाहर है। और होना यही चाहिए कि शरीर की बाबत यही दृष्टि हो कि वो काम का एक उपकरण है।
फिर एक तरफ हम दमन करते हैं और दूसरी तरफ नंगी तस्वीरें बनाते हैं, नंगी फिल्में बनाते हैं, नंगे पोस्टर बनाते हैं, नंगी किताबें छापते हैं, फिर उनमें हम तृप्ति करते हैं देख देख के। अब मेरा कहना यह है कि अगर नंगा ही देखने की इच्छा है तो नंगा आदमी ही देख लो, वो अच्छा है, स्वस्थ है, बजाय नंगी तस्वीर के। क्योंकि ये मेरी समझ है कि नंगा आदमी देख के आप नंगा देखने की इच्छा से मुक्त हो जाओगे, नंगी तस्वीर देख के आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तस्वीर बहुत तरकीब से नंगी बनाई गई है, उससे आप मुक्त कभी नहीं हो सकते, वो आपको और पकड़ेगी और खींचती चली जाएगी। तो उसको भी शोरगुल मचाया, उसको ये कि मैं ये कहता हूं कि 13-14 साल के बच्चों को नंगा घुमाया जाना चाहिए, तो मैंने कभी नहीं कहा कि नंगा घुमाया जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि वस्त्रों पर रोक टोक कम होनी चाहिए, और कम से कम घर में भाई बहन तो नंगे बाथरूम में नहा सके, इकट्ठे कुएं पे नहा सके। घर में तो इतनी बाधा ना हो कि घर में बहन या भाई कपड़ा बदले तो बहुत डरे और दीवार के पीछे जाए। अगर बच्चे देख लें माँ बाप को नंगा, बच्चे एक दूसरे को नंगा देख लें, तो नंगा देखने की जो तीव्र आकांक्षा है वो छीन हो जाती, और वो छीन हो जाए तो नंगा पोस्टर विलीन हो जाएगा अपने आप, नंगी फिल्म विलीन हो जाएगी। अब एक तरफ हमारे साधु संत कहते हैं कि नंगा पोस्टर नहीं होना चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि नंगी फिल्म नहीं बनना चाहिए, नंगी किताब नहीं लिखी जानी चाहिए, और दूसरी तरफ आदमी को ढांकते चले जाते हैं। और इन दोनों बातों में विरोध है। वो इसी नंगे आदमी को देखने की इच्छा वहां पूरी की जा रही है। तो ये जो, पर इनको बिगाड़ के तो रख ही जा सकता है, इन सबको तो बिगाड़ के रखे। अभी मैं कल मुझे किसी ने बंबई में एक कार्टून दिखाया, किसी गुजरात के अखबार में निकला होगा, गांधी जी का एक चित्र है और एक बूढ़ी चरखा काट रही है, उसका दर्शनी लिखा हुआ है, और मेरा एक चित्र है और 2 नंगे लड़के और लड़कियां खड़े हुए हैं, दार्शनिक। मैं ये चाहता हूं कि आदमी नंगे खड़े हो जाएं, और अब मजा यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आदमी का नंगापन मिट जाए, और नंगापन पैदा किया है हमारे छिपाने में। जितना हमने छिपाया आदमी उतना नंगा हो गया है। और कपड़े हम सोचते हैं कि छिपाने के लिए हैं, तो आप बिल्कुल गलती में, आप कपड़े हजारों साल से उघाड़ने के काम में आ रहे हैं। एक नंगी औरत इतनी खूबसूरत कभी नहीं होती जितनी कपड़ों में बांध के खड़ी होकर दिखाई पड़ती। नंगी औरत से आप घबरा जाएंगे, थोड़ी देर में कहेंगे देवी कपड़ा पहनो, लेकिन वो जो कपड़े में छिपी औरत है वो आपकी जिज्ञासा को जगाती चली जाती है, जगाती चली जाती है। कपड़े औरत को 50% सौंदर्य तो कपड़े देते हैं, और जितनी समझ बढ़ती जा रही है कपड़े के बाबत उतनी औरत सुंदर होती चली जा रही है। औरत इतनी सुंदर नहीं, शरीर में क्या सुंदर जैसा होने वाला बहुत कुछ है। कपड़े उघाड़ रहे हैं, शरीर को छिपा नहीं रहे हैं, और कपड़े उभार उभार के शरीर को बता रहे हैं। और सारी कपड़ों की टेक्निक अब जो है वो ये है कि कपड़ा शरीर को कितना नंगा कर दे, इसकी तरकीब है पूरे कपड़े के साथ। नंगा शरीर इतना नंगा कभी भी नहीं होता जितना कपड़ों में तरकीब से दिखाया गया शरीर नंगा होता है। क्योंकि कुछ मामले हैं, आदमी की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कुछ रास्ते हैं। कुछ दिखाओ और कुछ छिपा लो तो आदमी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। पूरा दिखा दो तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो शरीर की अब जो तरकीब चल रही सारी दुनिया में वो ये है कि उसको कुछ छिपाओ कुछ दिखाओ। वो जो कुछ दिखाओ उससे जो छिपा है उसको देखने की प्रवृत्ति और हाँ, वो सब निकलेगा, वो सब निकलेगा, वो निकलेगा ही। क्योंकि शरीर को हम देखना भी चाहते हैं नंगा और दिखाना भी चाहते हैं। दोनों बातें ख्याल रख लेना, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हम देखना भी चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, और इन दोनों स्वाभाविक इच्छाओं को दबाए हुए हैं। तो फिर हम तरकीब निकालेंगे। अब झूठे स्तन बाजार में बिकते हैं जिनको स्त्री लगा ले और दिखाई पड़े वो। आप हैरान होंगे कि यूनान में झूठी पुरुष की जनेंद्रियां भी बिकती हैं, जो वो फुल पेंट के अंदर लगा ले और फुल पेंट के ऊपर उसको दिखाई पड़े कि उसका जो जनेंद्री है वो बहुत बड़ी। अब ये इसको मैं नंगापन कहता हूं। ये हद पागलपन हो गया कि आप ये सब कुछ करें बजाय इसके, यानी ये तो पागलपन की बात हो गई। ये जो कपड़े चुस्त होते जा रहे हैं वो शरीर को दिखाने के लिए है कि शरीर दिखना चाहिए भीतर से कि शरीर कैसा है। और कपड़े चुस्त से चुस्त होते चले जा रहे हैं,
और उन चुस्त कपड़ों में नंगे शरीर को दिखाने की आकांक्षा तीव्र होती चली जा रही है। देखने की भी इच्छा है, दिखाने की भी आकांक्षा है, और इस सब को जाल में छिपाते हैं और सीधी साफ बात करना नहीं चाहते हैं। जो सीधी और साफ बात उसको करने बहुत घबराते हैं। तो वो कठिनाई तो है, जो मैं कह रहा हूं वो कठिनाई तो है, उसको बिगाड़ के भी रखा जा सकता है, उसके खिलाफ भी चलाया जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि उसको मैं कहूंगा, जो मुझे ठीक लगता है वो कहना चाहिए, और कुछ लोगों को हिम्मत करनी चाहिए कि वो कहें, शायद समाज धीरे धीरे सोचने विचारने को राजी हो, कुछ समझ पड़े। तो एक विजन एक दूसरे में जो एग्रेशन करते हैं उसके वो तो करेंगे। जब तक वाद चलेगा तब तक वाद एग्रेसिव होगा, क्योंकि वाद के लिए संख्या चाहिए, अनुयायी चाहिए, और वो बाजार है अनुयायियों का। अगर आप 10 अनुयायी हैं और 3 संस्था वाले हैं तो तीनों कोशिश करेंगे कि ग्राहक किसको मिल जाए, और ग्राहक के लिए चेष्टा में आक्रमण होगा। दुनिया में जब तक वाद है तब तक आक्रमण जारी रहेगा। अगर वाद ही मिट जाए तो आक्रमण मिट सकता है, और वाद मिट सकते हैं। अगर हम एक एक व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश करेंगे तुम वाद में मत बंधना, तो वाद मिट सकते हैं। हिंदू रहेगा तो मुसलमान पर आक्रमण जारी रहेगा, मुसलमान रहेगा तो हिंदू पर आक्रमण जारी रहेगा, क्योंकि दोनों दुकानदार एक ही बाजार में हो, ग्राहक सीमित है, और उन्हीं को लाना है, ले जाना है, वो जारी रहेगा। अच्छी दुनिया पैदा करनी हो तो वाद, धर्म, संप्रदाय सब जाने चाहिए। और कुछ कठिनाई नहीं है। अगर 20 साल के लिए मुल्क तय कर ले और स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों के दिमाग से हिंदू, मुसलमान और ईसाई और जैन होने का भाव मिटा दे, तो 20 साल में खत्म हो जाए 2000 साल का पागलपन। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वो नहीं होगा, वो तो उधर भी धर्म शिक्षा देने की चेष्टा चलती है, वहां भी उनको पकड़े रहो, अपने जाल में निकल ना जाए, इसकी कोशिश चलती है। वो तो एग्रेसिव है। बात है उनके विपक्ष में बोलते हैं, तो देश की जो आज माली हालत है, ग्राम समाज में जो गरीबी है, बेकारी है, उस हालत में अब क्या उसका विकल्प सोच सकते हैं? नहीं, मैं उसका विकल्प नहीं कहता हूं और ना मैं उसके खिलाफ हूं। मेरा कहना है कि अगर ग्रामोद्योग और चरखा चले तो वो हमारी मजबूरी हो, सिद्धांत नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? वो मजबूरी है हमारी। यानी अगर गांव में कोई दवा उपलब्ध नहीं है और आप होम्योपैथी की गोली खाते हैं तो मैं कहता हूं ये मजबूरी है आपकी, लेकिन वो एलोपैथी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरा मतलब आप समझे ना? कोशिश तो हमारी एलोपैथी पैदा करने की होनी चाहिए। नहीं मिलती तो हम राख भी खा लेते हैं जाके किसी गुरु की, ठीक है, नहीं मिलने की हालत में ठीक। भारत की मजबूरी हो अगर चरखा, तो मैं समझता हूं ठीक है, लेकिन सिद्धांत नहीं है वो कि हमको उसके आधार पर इकोनॉमी खड़ी करनी है। वो हमें जानना चाहिए कि इकोनॉमी तो हमें इंडस्ट्री की ही खड़ी करनी है, और आज नहीं कल चरखा चला जाए इसकी कोशिश करनी, चरखा रह ना जाए। यानी हमारी चेष्टा तो ये रहेगी कि चरखा विलीन होता चला जाए। चेष्टा हमारी ये रहेगी कि ग्रामोद्योग न रहे, उद्योग इतना केंद्रित हो, इतना विकसित हो, इतना ऑटोमेटिक हो, इतना टेक्नोलॉजिकल हो कि छोटे छोटे उद्योग न रह जाएं। चेष्टा हमारी ये होनी चाहिए। मेरा मतलब आप समझे ना? लेकिन मेरी बात को गलत समझा जाता। मैं ये नहीं कहता कि आप चरखों को आग लगा दो। अभी चरखे कुछ काम कर रहे हैं, उनको करने दो, लेकिन चरखा मजबूरी, जैसे बैलगाड़ी मजबूरी। चेष्टा तो हमारी ये होनी चाहिए कि बैलगाड़ी नहीं बचने देंगे मुल्क में। हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि बैलगाड़ी नहीं बचने देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज जब बैलगाड़ी जो भी कर रही है उसको हम आग लगा दें, लेकिन ध्यान में रहे कि हमको बैलगाड़ी हटा देनी, उसकी जगह नए वाहन ले आने। लेकिन विनोबा और गांधी का मामला मजबूरी का नहीं है। विनोबा और गांधी को तो बड़ी इंडस्ट्री मजबूरी, वो मिट जाए इसकी चेष्टा। आप मेरा फर्क समझ रहे हैं ना? विनोबा और गांधी के लिए जो बड़ी इंडस्ट्री है वो मजबूरी, छोटी इंडस्ट्री ही होनी चाहिए, और धीरे धीरे बड़ी इंडस्ट्री विकृत हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, विकेंद्रित हो जाए, और छोटी इंडस्ट्री आ जाए। अवैज्ञानिक मानता हूं। 500 परिवारों के लिए 5 चौके काफी हो सकते हैं, और 5 केंद्रित चौके कम खर्च के होंगे,
ज्यादा सुविधा के होंगे, ज्यादा वैज्ञानिक हुआ जा सकता है, एक डाइटिशियन रखा जा सकता है जो सारी जानकारी रखता हो खाने के बाबत, कम श्रम लगेगा, कम औरतें उलझेंगी वहां, और औरतों को दूसरे काम में लगाया जा सकता है। सारी चीजें जितनी केंद्रित होंगी उतना कम श्रम लेती हैं, ज्यादा सुविधा लाती हैं, ज्यादा वैज्ञानिक हो जाती। अब हिंदुस्तान भर में कारें बने, ये बिल्कुल फिजूल बात है। एक नगर को कार बनानी चाहिए, पूरे मुल्क के लिए कार का काम पूरा हो जाता है। उस गांव का शिल्प भी विकसित होगा जब वहां कार बनेगी 10-5 पीढ़ियों तक, तो वहां के लोग पैदाइश से कार बनाने के शिल्प को लेके पैदा होंगे, दृष्टि होगी, खोज होगी, बीन होगी। सारे मुल्क में 50 कारखाने खड़े करने की जरूरत नहीं है। जगत का जो विकास है वो केंद्रीकरण की तरफ है, और जितनी केंद्रित व्यवस्था होगी उतनी धन उत्पन्न करने वाली व्यवस्था होती है। हिंदुस्तान हमेशा से विकेंद्रित है, इसलिए दरिद्र है, और अगर आगे भी विकेंद्रित रहेगा तो दरिद्र ही रहेगा, क्योंकि धन पैदा होता है केंद्रित टेक्नोलॉजी से। चरखे से धन पैदा नहीं होता, सिर्फ किसी तरह कपड़ा पैदा हो सकता है, किसी तरह से तन ढक सकते हैं आप, लेकिन चरखा धन पैदा नहीं कर सकता, ये ध्यान रहे। और तन भी बहुत महंगा है ढकना, क्योंकि अगर एक आदमी अपने लायक कपड़ा पैदा करना चाहे तो कम से कम 4 घंटे रोज उसको चरखा चलाना चाहिए, तब वो अपने लायक कोट, कमीज, पैजामा, चादर साल भर की पैदा कर पाए। 4 घंटे आदमी की जिंदगी के सिर्फ कपड़े पहनने के लिए खर्च हो जाएं, ये बहुत महंगा हो गया, आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना पूरा कपड़े का मतलब फिर जरा दूसरा हो जाएगा, फिर गांधी जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा। मेरा मतलब सुन रहे ना, फिर पूरे कपड़े का मतलब होगा गांधी जैसा कपड़ा। मेरा मतलब समझे ना? नहीं, मैं समझ गया आपका। आधा घंटा क्या आदमी बिल्कुल चरखा ना चलाए, महावीर जैसा कपड़ा पहन सकता है, फिर नंगा खड़ा रहे। ये तो हमारे सिकोड़ने का सवाल है। अगर आदमी को सिकोड़ना है, मैं सिकोड़ने के पक्ष में भी नहीं। मेरा कहना है आदमी का स्वभाव विस्तार का है, और आदमी प्रफुल्ल होता है विस्तार से, सिकोड़ने से कभी प्रफुल्ल नहीं होता। इसलिए साधु सन्यासी आपको कभी प्रफुल्ल नहीं मालूम पड़ेंगे, हमेशा उदास और रोते हुए मालूम पड़ेंगे। जितना चित्त को आप सिकोड़िएगा उतने आप उदास होते चले जाएंगे। मैं इसमें गांधी जी से सहमत नहीं, रविन्द्रनाथ से सहमत हूं। मैं रविन्द्रनाथ से सहमत हूं। रविन्द्रनाथ का कहना है कि कपड़ा उतना पहनो जिससे ज्यादा पहना ना जा सके। तो कोट पहनेंगे वो तो जमीन छूना चाहिए। रविन्द्रनाथ, और मुझे लगता है कि बात ठीक है, आदमी को विस्तार का मौका देना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए। छोटा मकान आदमी के दिमाग को भी छोटा करता है। कपड़े भी ढीले और बड़े होने चाहिए, बंधे हुए और छोटे कपड़े आदमी को सिकोड़ते हैं। एफ्लुएंस होना चाहिए आदमी के चारों तरफ, उसे लगे कि सब है। लेकिन भारत की अब तक की दृष्टि जो है वो है अपरिग्रह की, कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम की दृष्टि मुल्क को दरिद्र बनाती है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा की दृष्टि मुल्क को समृद्ध बनाती है, क्योंकि जो दृष्टि होगी वही हम करेंगे। अगर ज्यादा लाना है मुल्क में तो हम ज्यादा की चेष्टा करेंगे, अगर लाने नहीं तो चेष्टा किस लिए करेंगे। तो मैं गांधी जी और विनोबा जी के सिकोड़ने के वास्ते विरोध में हूं, मैं सिकोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। मेरा कहना है मुल्क फैलना चाहिए। ये मैं जानता हूं कि मुल्क गरीब है और हमारे कहने से नहीं फैल जाएगा, ये भी मैं जानता हूं। ये भी मैं जानता हूं कि मजबूरी में हमें उन साधनों का भी उपयोग करना पड़ेगा 10-20 वर्ष। लेकिन ध्यान रहे कि वो हमारी मजबूरी और उनको मिटा देना है, उनको बचने नहीं देना। यानी एक मुल्क हमें पैदा करना है जिसमें चरखे की जरूरत नहीं होगी, जिसमें बैलगाड़ी की जरूरत नहीं होगी। ये मेरी दृष्टि जो मैं कह रहा हूं, सिद्धांतता में पक्ष में नहीं हूं उनके, मजबूरी की तरह उनको स्वीकार करता हूं, इनकार नहीं करता हूं। और यही फर्क है विनोबा और मेरी दृष्टि में। विनोबा के लिए वो सिद्धांत है और ऐसा होना चाहिए सारी दुनिया में, ये ख्याल। और ये भी ख्याल है कि ऐसा होगा तो दुनिया में शांति होगी, ये मेरा ख्याल नहीं है। कोई यंत्र न तो मारक होता न तारक होता, आदमी के हाथ में तय होता है कि क्या होगा। अभी ये पेंसिल से मारक बना सकता हूं, आपकी आंख फोड़ सकता हूं, ये पेंसिल अभी मारक हो जाएगी। मेरा मतलब सुने ना, कोई यंत्र ना तो मारक होता और ना तारक होता, आदमी की बुद्धि यंत्र का उपयोग करती है। और आदमी मारक हो तो कोई भी यंत्र मारक है, कोई भी यंत्र। आप ये फोन उठा के किसी की जान ले सकते हैं, खोपड़ी खोल सकते हैं।
ये सवाल नहीं है। ये सब जो तरकीबें हैं ना, ये यंत्रों से बचाव के लिए सब हिसाब बांधते हैं वो, कि इतने यंत्रों से बचो, इतने यंत्रों से बचो। एटम बम भी मारक नहीं है, वो किन के हाथ में है, ये सवाल है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि कोई यंत्र मारक नहीं हो सकता। यंत्र कैसे मारक हो सकता है जब तक आप नहीं मारोगे? सारे यंत्र साधक हैं। आदमी को हमें बनाने की जरूरत है, आदमी को विकसित करने की जरूरत है, उसकी शांति और प्रेम को बढ़ाने की जरूरत है कि वो यंत्रों का मारक उपयोग ना करे। और नहीं तो सन्यासी भी जो डंडा लेके चलता है उससे आपकी खोपड़ी खोल सकता है। ये सवाल नहीं है। ये जो विनोबा जी कहते हैं कि मारक तारक वगैरह, ये सब कुछ मतलब की बातें नहीं है। बहुत कुछ, कोई मारक नहीं है। यंत्र में क्या शोषण की शक्ति आदमी में है, यंत्र में नहीं है। यंत्र में नहीं है शोषण की शक्ति। ये भी विनोबा गांधी गलत बातें कहते हैं। किसी यंत्र में शोषण की शक्ति नहीं है। शोषण की शक्ति आदमी में है। वो यंत्र अगर समाजवादी समाज हो तो शोषक नहीं होगा, और पूंजीवादी समाज है तो शोषक होगा। तो पूंजीवादी समाज को मिटाना नहीं चाहते, यंत्र को मिटाना चाहते, ये फिर बेईमानी की बात है। अगर यंत्र शोषक है तो उसका मतलब है कि शोषकों के हाथ में है। तो शोषकों के हाथ से तो छीनना नहीं है, उनको तो ट्रस्टी बनाना है और यंत्र को मिटाना है। बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं आप। यंत्र रूस में शोषक नहीं है, हिंदुस्तान में शोषक है। तो हिंदुस्तान में यंत्र कोई खास ढंग की चीज हो जाती है। यंत्र शोषक रहेगा अगर शोषकों के हाथ में है, तो यंत्र शोषकों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, समाज के हाथ में रहना चाहिए। मगर गांधी और विनोबा इसके लिए राजी नहीं होते कि यंत्र समाज के हाथ में आए। वो इसके लिए राजी हैं कि यंत्र ही न रह जाए। ये बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी अजीब व्यक्तिगत मालिकी नहीं होनी चाहिए, समाज की मालिकी होनी चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि आज हमारा भी यंत्र है, जैसा है, उसमें उन्होंने बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से वो ये रखा। तो आगे एक आदमी अपना कपड़ा। मेरी आप बात समझे कि नहीं? मेरा कहना यह है कि आदमी के पास जिंदगी बहुत छोटी है और बेवकूफी में गंवाने के लिए नहीं है। मेरा समझे ना, कि वो अपनी साबुन भी बनाए, वो अपना जूता भी बनाए, वो अपना कपड़ा भी बनाए, ये पागलपन की बात है। आदमी के पास जिंदगी इतनी थोड़ी है, उस थोड़ी जिंदगी को हमें लंबा करना चाहिए। अगर एक आदमी 50-60 साल जीता है तो 20 साल तो सोने में निकल जाते हैं। 20 साल उसके दाढ़ी बनाना और कपड़ा धोना और जूता साफ करना और बाजार जाना, इसमें निकल जाते हैं। 20 साल बचते हैं उसमें वो नौकरी में, दफ्तर नौकरी करता है, पत्नी से लड़ता है, मित्रों के साथ ताश खेलता है, इसमें गंवाता है। आदमी के पास वक्त नहीं बचता कि ऊंची उड़ान ले सके। आपको पता है कि दुनिया में जो भी समृद्ध घर है या समृद्ध परिवार है या समृद्ध समाज है, उन्होंने ऊंची उड़ान ली है। बुद्ध कोई भिखमंगे के घर में पैदा नहीं होते और न महावीर भिखमंगे के घर में पैदा होते। ये सारे के सारे करोड़पतियों के घर में पैदा होते हैं, जहां लग्जरी की पूरी व्यवस्था है। तो मन को उड़ने का मौका है। आप पक्का समझ लीजिए कि अमेरिका में वैज्ञानिक पैदा होगा, विचारक पैदा होगा, रूस में पैदा होगा। यहां कहां से पैदा होगा? यहां रोटी खाने की तकलीफ है। समाज एफ्लुएंट होता है तो माइंड ऊपर जाता है। और गांधी विनोबा की बात आप मान लो तो आदमी जूते की कीलें ठोंकता, साबुन बनाता और चरखा चलाता रह जाए, इससे ऊपर नहीं जाता। मेरी आप बात समझ रहे हैं ना? मेरी आप बात समझ रहे हैं ना? मेरा कहना यह है कि समाज का जितना उत्पादन है वो सारा का सारा उत्पादन धीरे धीरे ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के हाथ में चला जाना चाहिए। हाँ, वो अलग बात कर लेंगे। हाँ, समझिए। हाँ, अलग बात कर लेंगे आपसे। ठीक ठीक, समझा ना? आपको कुछ और पूछना, आपसे अलग बात कर लूंगा। समझ गया? समझे? कोई हर्जा नहीं। जी आदमी नहीं, वो कहते हैं जितना यांत्रिकीकरण बढ़ेगा बेकारी बेरोजगारी बढ़ेगी। एक मिनट। हाँ, कुछ और बातें इनको पूछ लें, फिर आपसे अलग बात कर लूंगा। बेकारी बढ़ेगी अगर पूंजीवादी समाज रहेगा। मेरा बात समझे ना? अगर समाज पूंजीवादी है तो यंत्र के बढ़ने से बेकारी बढ़ेगी।
अगर समाज समाजवादी है तो यंत्र के बढ़ने से आदमी को समय की सुविधा बढ़ेगी, बेकारी नहीं बढ़ेगी। जो आदमी 8 घंटे काम करता था वो 6 घंटे करेगा, 4 घंटे करेगा, 3 घंटे करेगा। लेकिन अगर पूंजीवादी समाज है तो यंत्र काम कर देगा तो 10 आदमियों को बेकार कर देंगे, वो अब एक ही आदमी से काम चल जाएगा। अगर समाजवादी समाज है तो जितना काम 10 आदमी करते थे वो 10 आदमी अब काम करेंगे, लेकिन कल 8-8 घंटे करते थे अब 2-2 घंटे करेंगे। तो समाज बदलना चाहिए, यंत्र नहीं। यंत्र तो समाज के लिए बड़ा हितकारी है, बड़ा हितकारी है। हमें जो तकलीफ हो रही है, जैसे आपका भी कहीं गुजरात में उपद्रव चलता है कि कोई मिल में अगर लाना है कंप्यूटर और लगाना है, फला करना है, या इंश्योरेंस वाले लाना चाहते तो हमको तकलीफ होती है। वो तकलीफ पूंजीवादी समाज की, कंप्यूटर की नहीं है वो तकलीफ। कंप्यूटर आएगा तो काम हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आदमी के पास सुविधा बचेगी कि कुछ ज्ञान सीखे, कुछ खोजे, कुछ ध्यान करे, कुछ और करे, कुछ उसको सुविधा हो, संगीत सीखे। आप एक बात ध्यान रखिए कि आदमी जो काम भी रोटी कमाने के लिए करता है वो काम कभी आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, चाहे कोई विनोबा समझाए, दुनिया में कोई भी समझाए। रोटी कमाने वाला काम कभी भी आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। जो काम आदमी हॉबी की तरह, सुख की तरह करता है वो आनंदपूर्ण हो सकता है। एक आदमी सितार बजाए खुशी से तो एक बात है, और आप 2 घंटे की नौकरी दे के सितार बजवाएं, बिल्कुल बात दूसरी हो गई, बिल्कुल बात दूसरी हो गई। आदमी की जिंदगी में उतना ही आनंद बढ़ता है जितना वो अपनी मौज से कुछ कर सके, और मौज से कर सके इसके लिए जरूरी है कि दुनिया में यांत्रिकता का अधिकतम विस्तार हो। लेकिन यांत्रिकता खतरनाक सिद्ध होगी पूंजीवाद के लिए। पूंजीवाद में यांत्रिकता बढ़ेगी तो बेकार बढ़ेगा, बेकार बढ़ेगा तो क्रांति की संभावना बढ़ती है। और इसलिए मैं कहता हूं गांधी विनोबा की बात पूंजीवाद को बचाने के लिए सबसे कारगर तरकीब है। अगर समाज को पुराने यंत्रों पर ले जाया जा सके तो समाज पूंजीवाद के पीछे लौट जाएगा। समाजवाद पूंजीवाद के आगे की मंजिल है और पीछे की मंजिल नहीं है वो। जब तक केंद्रित उद्योग ना हो पूंजीवाद पैदा नहीं होता, और पूंजीवाद पैदा ना हो तो समाजवाद भी नहीं आता। अगर चरखा और ये सब मान लिया जाए, हालांकि कोई मानेगा नहीं, ना कोई मानता है, अगर ये मान लिया जाए तो समाज की स्थिति पूंजीवाद से पिछड़ी स्थिति हो जाएगी। और अगर एक एक आदमी चरखा काटने लगे तो जो प्रोलेटेरिएट का मजदूर का वर्ग है वो खत्म हो जाएगा। वो तो इसलिए पैदा हुआ है कि एक केंद्रित उद्योग पैदा हुआ है, एक इंडस्ट्री, तो वहां 10,000 मजदूर इकट्ठे, वो 10,000 मजदूर की ताकत हो गई है इकट्ठी। अगर घर घर में चरखा हो जाए तो मजदूर की ताकत खत्म हो जाएगी फौरन, उसका इकट्ठा होना खत्म हो जाएगा, वो कहीं रह नहीं जाएगा। और अगर हम इस तरह सारे उद्योग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो पूंजीवाद की जो व्यवस्था है वो पीछे लौट जाती है, सामंतवादी हो जाती है। उस सामंतवादी व्यवस्था से समाजवाद कभी नहीं आ सकता। तो एक लिहाज से विनोबा से भी ज्यादा बिरला समाजवाद के लाने में सहयोगी है, अगर समझा जाए ठीक से। तो विनोबा और गांधी से ज्यादा बिरला और डालमिया और साहू सहयोगी हैं समाजवाद के लाने में। क्योंकि जितना पूंजीवाद तीव्र होता है, जितना यंत्र बढ़ता है, बेकारी बढ़ती है, नीचे का मजदूर बढ़ता है, उतनी क्रांति होने की संभावना बढ़ती है। और वो क्रांति आएगी ही, क्योंकि या तो यंत्र कम करने पड़ेंगे और या क्रांति लानी पड़ेगी। क्योंकि बढ़ते हुए यंत्र समाज को बदलने के लिए मजबूर कर देते, और आपको एक व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें कि यंत्र आदमी को बेकार न कर सके बल्कि आदमी को समय दे। तो आप ठीक कहते हैं, अभी तो बेकारी बढ़ती है, अभी तो बढ़ती, लेकिन हमको समाज बदलना चाहिए, यंत्र नहीं रोकना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, समाज बदलना चाहिए। बीमार को नहीं मार डालना चाहिए, बीमारी बदलनी चाहिए। ये तो बात ठीक है कि बीमार मर जाए तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे बीमार को मार डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यंत्र को नहीं मार डालना है। यंत्र के कारण जो बीमारी पैदा हो रही वो यंत्र के कारण नहीं हो रही, वो पूंजीवाद की वजह से पैदा हो रही। यानी संक्षिप्त में ये मैं कहना चाहता हूं, यंत्र न तो खराब है, न मारक है, न विध्वंसक है। यंत्र का हम कैसा उपयोग करें और कैसा समाज हो, इस पर निर्भर करेगा सब कुछ। यंत्र तो बढ़ते जाना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। समाज को बदलने से जो डरते हैं वो। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।